हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज बहुत सारी 8 न्यूज़ लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट है न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ जो मैंने कल बताया था उसी का एडिशन है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस जनरल असेंबली के 18 सेशन में इंडिया की तरफ से धमाकेदार स्पीच दी थी। ये मैंने कल न्यूज़ बताई थी, लेकिन जयशंकर ने और आगे क्या कहा है। इंडिया का एक नेबर है पाकिस्तान, ग्लोबल टेररिस्ट का सेंटर है, मतलब एपिक सेंटर, मतलब जो मेन सेंटर होता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे भूकंप आता है तो उसका कोई सेंटर होता है, उसी टाइप से सेंटर बोला है टेररिज्म के। 1947 से हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं। यूएन लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर टेररिस्ट देखे जाएं तो वो पाकिस्तान से ही निकलेंगे। इस साल अप्रैल में जो पहलगांव हमला हुआ था टूरिस्ट में, ये भी पाकिस्तान द्वारा किया गया था। यूएस को रिफॉर्म करने को ही बोला है, परमानेंट और नॉन परमानेंट सीज को बढ़ाने को बोला है। इंडिया रेडी है बिगर रोल्स के लिए। रेसिस्टेंट से क्रेडिबिलिटी गिर रही है, इसको अगर बचाना है तो लोगों को परमानेंट या नॉन परमानेंट सीट को बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा बोला है। टेरिफ वॉलेटिलिटी, एनर्जी, फूड क्राइसिस एंड रिच कंट्रीज पहले ले लेते हैं सब कुछ। ग्लोबल सफ़र कर रहा है, इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, आत्मरक्षक है और आत्मविश्वास से अपना जो कंट्री है उस पर फोकस कर रहा है और सेल्फ रेलिएंट है इंडिया। इस तरीके की स्पीच में बोला है जयशंकर जी ने। ये स्पीच पाकिस्तान यूएन प्रेशर को बढ़ा सकती है। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल सीट्स मिलने के चांस थोड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। हमेशा चाइना वीटो कर देता है, तो एक चाइना के वीटो के कारण ही हमें सीट नहीं मिल पा रही, नहीं तो हमें सीट अभी तक मिल जाती। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि और भी न्यूज़ में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले काम कर लीजिए, फिर आराम से न्यूज़ को देखते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल की सब्सक्राइब की बटन को दबा के, बेल आइकन को दबा के, ऑल के ऑप्शन को दबा लेना। बस इतना सा काम है, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, सेकंड न्यूज़ की बात कर, जयशंकर जी ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल लीडर से मिले, मतलब कई ग्लोबल लीडर से मिले इंडिया की डिप्लोमेसी को बूस्ट करने के लिए। जैसे यूएन चीफ गुटरोस से भी बात की, कल रात मिले एंटोनियो गुटरोस से। यूएन के 80 साल पे ये डिस्कस किया कि ग्लोबल हॉटस्पॉट जैसे यूक्रेन, वेस्ट एशिया, जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स और इंडिया स्ट्रॉन्ग के व्यू अपने बताए। इंडिया ने मल्टीलेटरल रिफॉर्म को पुश किया है यूएन को मॉडर्न बनाने के लिए। सेकंड, अंगा प्रेसिडेंट बैरबॉक को सपोर्ट किया है। जर्मनी एना लेना बैरबॉक से मिले, फुल फेसिंग दिया है उनकी प्रेसिडेंसी के लिए, बोला है जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं ना यूएन के, उसके लिए। इंडिया यूएन के साथ मिलके काम करेगा ताकि ये 2 डेज वर्ल्ड से मैच कर सके और हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान से डील टॉक्स की है, बायलैटरल टॉक्स हुई है और मिडिल ईस्ट सिचुएशन पे व्यू एक्सचेंज किए हैं। हो सकता है इसमें बात हुई हो पाकिस्तान से जो टाई अप हुआ है उसके बारे में। एनर्जी ट्रेड बूस्ट करने की बात हुई है, सऊदी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की भी बात हुई है। अल्जेरियन फॉरेन मिनिस्टर्स अहमद अत्ता से मिडिल ईस्ट पे फोकस करने के लिए बात हुई है। पार्टनरशिप मजबूत करने की, एमई के इशूज़ पे ओपन चैट हुआ है। अफ्रीका से इंडिया का कनेक्ट बढ़ाने पे बात हुई है। दोस्तों, फ्यूचर में ये मीटिंग्स इंडिया यूएनएससी सीट के लिए पिच स्ट्रॉन्ग करेगा। G20 ऐसे सक्सेस रिपीट कर सकता है इंडिया। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को लाउड से उठाने में इंडिया बहुत ही मदद कर सकता है वर्ल्ड की। थर्ड न्यूज़ की बात करेंगे। यूएनजीए खत्म होते ही 28 सितंबर 2025 को रशिया ने यूक्रेन के कैपिटल कीव पर मैसिव ड्रोन मिसाइल अटैक किया है। पुतिन क्या चाहते हैं आखिर, ये समझ में लोगों को तो नहीं आ रहा है। हाँ, यूरोप को टेस्ट जरूर कर रहे हैं। रशियन ड्रोन्स ने रात भर कीव और जैपोरिज्जा जैसे शहरों को टारगेट किया। रिजल्ट, कीव में 4 लोग मरे, 27 जख्मी। जैपोरिज्जा में 16 इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है 100 ऑफ ड्रोन्स मिसाइल्स यूज हुए हैं इसमें। रशिया ने अभी कमेंट तो नहीं किया, लेकिन ये 2022 इन्वेशन के नए चैप्टर को स्टार्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने सैटरडे को अलर्ट किया था कि पुतिन यूक्रेन से नहीं रुकेंगे, वो यूरोप और नाटो कंट्रीज को भी टेस्ट कर रहे हैं इनकर्सन से। जैसे पोलैंड में जेट्स स्क्रैम्बल हुए, डेनमार्क के एयरपोर्ट्स पे ड्रोन दिखे, एस्टोनिया के एयर स्पेस को वायलेट किया। नाटो ने अब ईस्टर्न फ्लैंक स्ट्रॉन्ग करने का मिशन शुरू कर दिया है। ग्लोबल रिएक्शन क्या आ रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार कहा यूक्रेन अपनी सारी जमीन वापस ले सकता है और नाटो को भी बोला है रशियन प्लेन्स को एयर स्पेस में शूट डाउन कर देना अगर आपको दिखे आपके एरिया पे तो। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने यूएनजीए स्पीच में डिनाई किया है कि हम नाटो अटैक कभी नहीं करेंगे, लेकिन अग्रेशन पे डिसिसिव जवाब जरूर देंगे। एस्केलेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है। पुतिन यूरोप को डराकर पीस टॉक का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन नाटो ट्रम्प से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ सकता है। वॉर 3.5 ईयर से चल रही है, एंड कब होगी इसका अभी कोई पता नहीं है। फोर्थ न्यूज़ की बात करूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने तहलका मचा दिया था और ज़बरदस्त तरीके से बताया था कि कैसे हमने टेरर को खत्म किया, लेकिन अब हिजबुल्लाह के लीडर पागल हो गए हैं। कल ही स्पीच के बाद आज एक नया बयान दे दिया है। क्या कहा है,
हिजबुल्लाह चीफ नैम कसीम ने ट्रंप और यूएस को वार्न किया है, लेबनान को ग्रेटर इजराइल का एनेक्स बनाना चाहते हो, ऐसा बोला है यूएस को। हमास वेपन्स नहीं छोड़ेंगे, यूएस इजराइल मिलकर लेबनान डिसमेंटल करना चाहते हैं ताकि इजराइल बॉर्डर्स को एक्सपेंड कर सके। कसीम ने कहा यूएस इन्वॉय ने ये एडमिट किया था, इजराइल 5 पॉइंट से नहीं हटेगा, रेसिस्टेंस वेपन्स कभी नहीं छोड़ेंगे हम फॉरेन प्रेशर के आगे, ऐसा बोला है हिजबुल्लाह के लीडर ने। हिजबुल्लाह अपनी सोवर्जिनिटी डिफेंड करे, ये बातें नसरुल्लाह की डेथ एनिवर्सरी पे 1000 सपोर्टर के सामने बोला गया था। फिफ्थ न्यूज़ की बात करूं, ईरान सैंक्शंस री इम्पोज हो गया है आफ्टर JCPO डील। हाँ, जो अभी असेंबली हुई है UNGA, उसी में ये चीज़ हुआ है। 10 साल पहले 2015 में JCPO न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लिमिट्स लगाए हुए थे, बदले में UN सैंक्शन हटाए गए थे। अब UK, फ्रांस, जर्मनी ने स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिव किया है और स्वेपिंग इकोनॉमी मिलिट्री सैंक्शंस वापस आ गए हैं। रीजन ईरान की न्यूक्लियर एस्केलेशन ऑफ IAEA के साथ कोऑपरेशन को ना करना। जून में US और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री बेसिस पे बॉम्ब गिराए थे जो ईरान के प्रॉक्सीज के अटैक्स का जवाब था। इसके बाद ईरान ने IAEA इंस्पेक्शन सस्पेंड कर दिए थे जो डील का हिस्सा था। अब इंस्पेक्शंस रिज्यूम हो गए हैं लेकिन डैमेज हो चुका है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान बोलते हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, नो वेपन्स। उन्होंने सैंक्शंस को अनफेयर और इलीगल कहा है। ट्रंप ने 2016 में US को डील से निकाला और अब बॉम्बिंग का मोन्यूमेंटल डैमेज बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स डाउट कर रहे हैं। फेल्ड टॉक एट UN जनरल असेंबली, E3 कंट्रीज ने कहा है कि ईरान ब्रीचेस कर रहा है, जैसे हाई इंटरेस्ट यूरेनियम स्टॉक बना के रखा हुआ है। ईरान वॉर्न्स कि अगर अटैक ना रुके तो नेगोशिएशन टफ हो सकते हैं। अब आगे क्या, आगे टेंशन बढ़ेगी तो ईरान NPT से एग्जिस्ट कर सकता है, ये प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक इंक्रीज हो सकता है। यूरोप डिप्लोमेसी चाहता है इस चीज़ में। मैं अब ये थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय अटैक हुआ था इसराइल पे 7 अक्टूबर को, उसके बाद ईरान ने किस बेसिस पे इसराइल पे अटैक किया था, ईरान का तो कोई मैटर नहीं था। मतलब ईरान जो था वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था। तो अब जब अमेरिका इसराइल का सपोर्ट कर रहा है तो इसको दिक्कत हो रही है। वैसे कहा जाए तो दिक्कत इन्होंने अपने तरीके से ही खुद अपनी कंट्रीज़ के लिए पैदा करी हैं और ये चाहते हैं कि सब कुछ होने के बाद अब इसराइल भी पीछे हट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इतनी मेहनत से तो वो सब कुछ कर रहा है, इतनी ज़मीन अगर लिया है तो वो वापस थोड़ी करेगा। अगर रसिया की बात करें उसके साथ भी यही है और इसराइल की बात करें तो उसके साथ भी यही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। 6 न्यूज़ की बात करें दोस्तों, वैसे तो आपको एक बताऊं कि इंडियन आर्मी एक बड़े स्टेप से 30,000 करोड़ रुपए का टेंडर अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको बेल से ले रही है। ये फॉर्मली QRSAM है, DRDO ने बनाया है। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे एयर डिफेंस बूस्ट करने के लिए आपको पता होगा S-400 डिफेंस सिस्टम है ना, उसी तरीके से इंडिया भी अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीके का बना रही है। उसमें से ये अनंत शस्त्र है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 10 से 14 किलोमीटर तक का ये मोबाइल है। 8x8 ट्रक्स पे भी माउंट हो जाएगा, ऑन द मूव फायर कर सकता है, ड्रोन, जेट्स, हेलीकॉप्टर, UAVs जैसे थ्रेट्स को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सिस्टम आकाश, MRSAM और शॉर्ट रेंज गन्स के बीच गैप फिल करेगा। ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं, डे और नाइट सब ऑल वेदर कंडीशन में सब एक्यूरेट हिट कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत ये पुश है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने एम्फेसाइज किया है फॉरेन इंपोर्ट से डोर क्लोज करना है, इंडिजीनियस टेक पे ही हमको फोकस करना है। ये टेक डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करेगी, जॉब को भी क्रिएट करेगी। पाकिस्तान के टर्किश, चाइनीज ड्रोन्स और चाइना के स्टैंड ऑफ्स में ये लेयर डिफेंस बनाएगा। मिसाइल्स, रडार, जैमर्स, लेजर सब इंक्लूड है इसमें। पास्ट में आकाश S-400 ने कितना बेहतरीन काम किया था, अब इसमें अनंत शस्त्र भी ऐड हो जाएगा तो सोचो कितना बेहतरीन काम होगा। अब आगे क्या हो सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन स्वान्स के अगेंस्ट इंडिया स्ट्रॉन्गर होगा, डिटेरेंस बढ़ेगा, सप्लाई चेन सेफ रहेगी, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट पे भी आगे बढ़ सकता है। 7 न्यूज़ की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज बन गया है जो चाइना के ग्वेजहोंग प्रोविंस में ओपन हुआ है। ये जियोपॉलिटिक्स एंगल से देखें तो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर पावर्स को हाईलाइट करता है। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज 28 सितंबर 2025 को ओपन हुआ। ये 625 मीटर्स का टॉल है, एफिल टावर से डबल, लेंथ 2890 मीटर की है, स्पैन 1420 मीटर, वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड माउंटेनियस एरिया का
का सबसे बड़ा स्पैन ब्रिज है। इंजीनियरिंग मार्वेलस है, 2022 से बन रहा है, विंड रेसिस्टेंट डिज़ाइन है, हाई एल्टीट्यूड टेक्निक यूज़ हुई है, इंटेलिजेंट होस्टिंग सिस्टम और 2000 MPa स्टील वायर्स यूज़ किए गए हैं। 21 पेटेंट्स मिले हैं। गुआजंग में 32,000 प्लस ब्रिजेस हैं। टॉप 100 हाईएस्ट में हाफ सिजुआऊ के हैं। रिमोट एरियाज में ट्रेवल टाइम 2 आवर्स से 2 मिनट हो गया है। सोचो, जहां 2 घंटे लगते थे वो 2 मिनट का टाइम हो गया है। कुआंजियान और एनसुआंस को कनेक्ट करता है। विलेजर्स जैसे लूक्योंग और लियांग साओ एक्साइटेड हैं। टूरिज्म बूस्ट होगा, होम स्टेज बढ़ेंगे, कैफेज, हेलीकॉप्टर टूर्स ये सब बढ़ सकते हैं। बायो एथिक्स कल्चर्स भी यहाँ पे प्रमोट करेगा चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क बना रहा है। 1,91,000 किलोमीटर का 14th 5 ईयर्स प्लान में मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये वेस्टर्न प्रोविनेंस को डेवलप करके इक्वलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। चाइना ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप है, वेस्टर्न पार्ट कम डेवलप है, उसको डेवलप करने की कोशिश चाइना कर रहा है। ये चाइना की ग्रोइंग पावर दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी बूस्ट होगी, ग्लोबल बेंचमार्क सेट होंगे। फॉरेनर्स हैरान होते हैं कि ऐसे रिमोट जगह पे ऐसी चीज़ें क्यों बन रही है। हमारे यहाँ जिस तरीके से हिमाचल लद्दाख पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जम्मू पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट मत करो। एक चाइना को देखो, वो डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहा है। लैंडस्लाइड तो ये नेचुरल है, वो तो होंगे ही, लेकिन डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। 8 न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। चाइना ने इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट पे 0% टैरिफ कर दिया। मतलब अगर भारत चाइना पे कोई भी फार्मा सेक्टर सामान या फिर जेनरिक मेडिसिन भेजेगा तो उस पे 0% टैरिफ लगेगा। पहले 30% लगता था, लेकिन यूएस ने इंडिया की फार्मा सेक्टर पे 100% टैरिफ लगाया है। उसके बाद चाइना ने यहाँ इंडिया का सपोर्ट करते हुए इंडिया को टैरिफ पे छूट दी है। 30% से डायरेक्ट 0% कर दिया है। दोस्तों, आप इस न्यूज़ के बारे में क्या बोलेंगे? कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। ये एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, मतलब पहले एक्टर थे अब पॉलिटिशियन बन गए हैं, विजय के कैंपेन रैली में मैसिव क्रश हो गया। सैटरडे को हजारों लोग जमा थे, लेकिन डिले की वजह से भीड़ बढ़ गई। टीवी पे दिखा लोग बेहोश हो रहे हैं। इनसे ये पॉलिटिशियन तो है नहीं, इनको तो पता नहीं है, बस बुला लिए भीड़ और इनको मैनेज करना तो आता नहीं है। कम से कम 39 लोग मरे हैं, जिसमें 17 औरतें भी हैं, 13 मेंस हैं और 9 बच्चे भी शामिल हैं। 51 इंजर्ड हैं। ये तो मैं न्यूज़ की जनसंख्या बता रहा हूँ, इसमें और भी बढ़ सकती है। मतलब 39 डेथ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 390 डेथ हो, जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही थी। अब चीफ मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स आया? MK स्टैलिन ने हर फैमिली को 1 मिलियन रुपये कंपनसेशन देने का ऐलान किया है। पूरी इंक्वायरी होगी, कॉस्ट जानने की कोशिश होगी। जो विजय हैं उन्होंने एक्स पे लिखा है कि दिल टूट गया, अनब्रेकेबल दर्द था, फैमिलीज को कंसोलोट्स, इंजर्ड्स को प्रेयर करते हैं। PM मोदी ने कहा कि अनफॉर्चुनेट एंड डीपली सैडनिंग है। इंडिया में ऐसे क्रसेस कॉमन है। इस साल कुंभ मेला और क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भी जब RCB की रैली निकली थी, ये सिमिलर इवेंट्स में तो कोर्ट केस भी हुए थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। इंक्वायरी से ऑर्गेनाइजर पे FIR हो सकती है, लेकिन विजय की पार्टी को पॉलिटिकल सेटबैक थोड़ा मिल सकता है। सेफ्टी लॉस जो है वो टाइट्स हो सकते हैं। रैलीज के बाद इलेक्शन सेशन में ये वेकअप कॉल भी बन सकता है क्राउन मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ आज मेरी मेहनत रंग लाई होगी और आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबा के ऑल की बटन को भी दबा लें। और हाँ, आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, X सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं कल एक शानदार न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।